स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन दे रखा है क्या, A2B3 gives 2A पे 3 plus aqueous plus 3B पे 2 minus aqueous। इसमें हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है क्या, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है C। तो हमें पता है इनिशियली अगर C होता है तो ये दोनों क्या होगा, 0 0 होगा। और एट इक्विलिब्रियम पे अल्फा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहां पर लेफ्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, A2B3 का C माइनस C अल्फा, ये लिख सकते हैं हम। और ये हो गया हमारा C अल्फा, ये हो गया हमारा, नहीं ये 2 है ना कोएफिशिएंट, इसके 1 से ये 2 मोल बन रहा है तो ये 2C अल्फा, इसके 1 से ये 3 मोल बन रहा है तो ये 3C अल्फा। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फार्मूला होता है क्या, AC will be equal to A3 प्लस का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, जो कोएफिशिएंट वो पावर चला जाएगा, तो A3 प्लस का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 इनटू B2 माइनस का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा, A2B3 का जो लेफ्ट कंसंट्रेशन होगा वो अपॉन C माइनस अपॉन A2B3 का कंसंट्रेशन। ये हो गया। अब इसका वैल्यू डाल देते हैं, इसमें वैल्यू डाल देने पर हमारा क्या मिल जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इसका हो गया 2C अल्फा, तो A will be equal to 2C अल्फा की पावर, जो कोएफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा, की पावर 2 इनटू हो जाएगा 3C अल्फा की पावर 3 माइनस C माइनस C अल्फा, ये हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि C अल्फा, अल्फा जो है जनरली बहुत ज्यादा छोटा होता है यहाँ, तो C के रिस्पेक्ट में C अल्फा का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगा, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि C माइनस C अल्फा इज नियरली इक्वल टू C अल्फा, ये हो गया नियरली इक्वल टू C। चलिए देखिए इधर में बिठा लूं, अब हमारा क्या बन जाएगा, ये K will be equal to, अब 2C अल्फा का स्क्वायर क्या हो गया, 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इनटू 3 3 जा 9 3 जा 27 C क्यूब अल्फा क्यूब अपॉन C, ये क्या हो गया 27 इनटू 4 108 इनटू C की पावर 5 इनटू अल्फा की पावर 5 अपॉन C, K will be equal to, C से एक C कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, ये 4 बच गया, तो अल्फा की पावर 5 इक्वल टू K अपॉन 108 इनटू C की पावर 4, और अल्फा विल बी इक्वल टू K अपॉन 108 इनटू C की पावर 4 और होल की पावर 1/5। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला ऑप्शन ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 51 पिकोमीटर, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li2+। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला करा था शायद पिछले लेक्चर में, तो Rn is equal to A0 into n स्क्वायर अपॉन z, यहाँ पर ये होता है, और A0 जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, और वो क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 51 दे रखा है, 51 पिकोमीटर, तो 51 into n स्क्वायर, n जो होता है शेल नंबर होता है, और z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो
लिथियम 2 प्लस है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में बचा, पहला शेल में बचा, तो n का वैल्यू 1 और ये z एटॉमिक नंबर है 3 तो 3 हो जाएगा ये, तो 1 का स्क्वायर अपॉन z 3 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 51 अपॉन 3 पिकोमीटर। अच्छा फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है रेडियस, फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है, ये तो हमारा पहला शेल का हो गया, और फिफ्थ शेल का अगर निकालना है तो ये हमारा 5 शेल फिफ्थ शेल हो जाएगा, फिफ्थ शेल हो जाएगा, ये पहला शेल का हो गया, दूसरे शेल के लिए 2 का स्क्वायर, तीसरे शेल के लिए 3 का स्क्वायर, चौथे शेल के लिए 4 का स्क्वायर, और R5 क्या हो जाएगा 51 into 5 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 51 into 25 अपॉन 3 पिकोमीटर, ये फिफ्थ शेल का, और ये फर्स्ट शेल का, और हमने इसमें फिफ्थ शेल कह रहा था, फिफ्थ शेल का निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ba3PO4 का whole twice will be formed by the reaction of 5 moles of BaCl2 and 3 moles of sodium phosphate Na3PO4। ये तो सिंपल मोल कांसेप्ट है हमारा, तो मोल कांसेप्ट में बस लिमिटिंग रिएजेंट हम पता कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए Ba3PO4 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 1, और रिएक्शन क्या कर रहा है BaCl2 प्लस Na3PO4। अच्छा ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके बनाता है Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस NaCl, इसको बैलेंस कर लेंगे हम, तो Ba 3 है तो 3 आगे लगा दिया हमने, Na अगर इसके आगे PO4 हमारा 2 है, इसके आगे 2 लगा दिया हमने, अब यहाँ से 3 to the 6 Cl हो गया, 2 3 to the 6 Na हो गया, इसके आगे अगर हमने 6 लगा दिया हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या दे रखा हमारे को क्वेश्चन, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि 3 मोल्स BaCl2 का 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, ये हो गया 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करना है, तो अब ये हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन हुआ, और इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है ये कह रहा है कि 5 मोल अगर हमने इसका लिया हुआ है BaCl2 का हमने 5 मोल लिया हुआ है और 3 मोल्स हमने Na3PO4 का लिया हुआ है, ये बताओ इसमें Ba3PO4 का होल ट्वाइस क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर कि सिर्फ हमें ये और ये के कंडीशन के हिसाब से ये पता करना होगा कि क्या ये दोनों एक साथ पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाएगा या इनमें से कोई एक कम रिएक्शन करेगा कोई ज्यादा रिएक्शन करेगा। ये कैसे पता लगता है हमें, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता करना होगा कि रिक्वायर्ड अमाउंट से लेसर अमाउंट पर कौन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा आप चेक कर लीजिए, इसके 3 मोल के साथ 2 मोल का जरूरत है, 3 के साथ 2 मोल का रिक्वायरमेंट है, 1 के साथ 2/3 मोल का रिक्वायरमेंट है, तो 5 के साथ 2/3 into 5 मोल का रिक्वायरमेंट होगा, that is 10/3 मोल का रिक्वायरमेंट होगा, which is more than 3.33 कुछ ऐसा मोल्स हो जाएगा। तो BaCl2 के 5 मोल्स के साथ Na3PO4 का 3 से ज्यादा मोल्स का रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये तो हमारे को 3 मोल ही दे रखा है तो ज्यादा तो है नहीं अवेलेबल। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे को रिक्वायर अमाउंट से लेसर अमाउंट में दे रखा हो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उस पर ही रिएक्शन डिपेंड कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा इस जगह पर ये 3 मोल पहले का पहले खत्म हो जाएगा और इसी पर रिएक्शन डिपेंड कर जाएगा, हमें दूसरे के अकॉर्डिंग चेक करने की जरूरत है नहीं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो ये एक्सेस में मिलेगा, यानी 3 मोल से जितना चाहिए रिएक्शन करने के लिए वो 5 से कम ही आएगा।
इसका मतलब ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचा हुआ रह जाएगा, और ये जब तक चलेगा तब तक रिएक्शन हमारा चलेगा, ये अगर खत्म हो गया तो रिएक्शन हमारा स्टॉप कर गया। इसका मतलब इसी हिसाब से देखना पड़ेगा BF3PO4 ट्वाइस। अब इसके हिसाब से क्या देखना है, इसके 2 मोल से ये कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, यानी कि 2 मोल्स जो होगा वो देगा हमारे को ये 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल BF3PO4 का होल ट्वाइस। तो 1 मोल कितना देगा, 1/2 मोल देगा हमारे को ये कंपाउंड, और ये 3 मोल कितना देगा, 1/2 into 3, that is 3/2 moles of BF3PO4 का होल ट्वाइस will be formed। ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following pairs of elements electron gain enthalpy difference is highest, electron gain enthalpy highest। तो इलेक्ट्रॉन gain enthalpy में क्या होगा कि इसमें तरह का पहला क्लोरीन एंड आर्गन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्लोरीन ये जितने भी हैलोजेंस हैं उन सब का इलेक्ट्रॉन gain enthalpy हाईली नेगेटिव होता है, और जो नोबल गैसेस है इन सब का इलेक्ट्रॉन gain enthalpy पॉजिटिव होता है। तो अब पॉजिटिव में भी अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मान लीजिए पहले नोबल गैस को ले लेते हैं, तो नोबल गैस का जो वैल्यू है वो माइनस इसका जो इलेक्ट्रॉन gain enthalpy क्लोरीन के लिए हम करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहली बात कि पहला ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन आर्गन, दूसरे में दे रखा क्लोरीन नियॉन, तीसरे में दे रखा फ्लोरीन आर्गन, चौथे में दे रखा फ्लोरीन और नियॉन। तो सबसे पहले तो नेगेटिव वाला वैल्यू पता कर लेते हैं, किसका ज्यादा है, किसका लो है, ज्यादा नेगेटिव है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का मोर नेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ये हो गया हमारा नेगेटिव वैल्यू ज्यादा नीचे तक चला गया। अब पॉजिटिव में देख लेते हैं किसका पॉजिटिव में ज्यादा हाई तक जा रहा है, जिसका हाई जा रहा होगा पॉजिटिव में सबसे ज्यादा हाई, वो सबसे ज्यादा हाई में से सबसे ज्यादा लो को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। तो आर्गन नियॉन में नियॉन का इलेक्ट्रॉन gain enthalpy मोर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या होगा, नियॉन और क्लोरीन के बीच का डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन है ये हो गया। उसका फिर थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है जी सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा अगर याद रखेंगे हम कॉन्सेप्ट को तो बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन होते चलेंगे। इन एन आयनिक सॉलिड Y crystallizes in CCP lattice and element X occupy 1/3 of tetrahedral void. Find formula of ionic solid. सबसे पहले Y बना रहा है CCP lattice, CCP lattice, अच्छा CCP lattice is equal to FCC lattice, FCC lattice दोनों सेम होता है, और FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं उतने एटम्स CCP लैटिस बनाने में इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC लैटिस इक्वल टू 4। इसका मतलब CCP लैटिस में भी 4 ही हो गया। इसका मतलब और CCP लैटिस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, Y कर रहा है, तो नंबर ऑफ Y एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ Y एटम्स विल बी इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि X occupy 1/3 of tetrahedral void। तो एटम और टेट्राहेड्रल का void रिलेशन होता है कि जितना नंबर ऑफ एटम उसका डबल टेट्राहेड्रल void। तो अगर क्या हो जाएगा, Y एटम अगर 4 हो गया, इसमें टेट्राहेड्रल void कितने हो गए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids हो गए इक्वल टू 8 हो गए। अब इसमें भी कह रहा है कि टोटल void 8 तो हुआ, लेकिन 8 के 8 में जुटा है X एटम नहीं जा रहा है, 8 void के 1/3 पोर्शन में ही X एटम जा रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ X एटम क्या होगा, नंबर ऑफ X एटम्स विल बी इक्वल टू 8 का 1/3, मतलब 8/3। तो X एटम हो गया 8/3 और Y एटम हो गया 4। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाना है कंपाउंड का, तो X और Y का रेशियो ले लो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, simplest ratio of X and Y will be equal to X upon
y will be equal to 8/3/4, which is equal to 8/3 into 1/4, 4 to the 8, 2/3. Formula will be x2y3. तो हमारा फॉर्मूला। इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log k। log k का ही वैल्यू बस निकालना है, सॉल्व नहीं करना उसको। log k का वैल्यू निकालना है पूरा रिएक्शन a से b। जरा देखिए दे रखा है क्वेश्चन है log k कैलकुलेट करना है थर्मोडायनेमिक्स से। अभी तो किया था हमने थर्मोडायनेमिक्स में, और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था अभी करने वालों को। log k is equal to what? और इक्वेशन दे रखा है a gives b, ये हमारा इक्वेशन है। इसके लिए डेल्टा h नॉट दे रखा है, डेल्टा h नॉट इक्वल टू -54.67 किलोजूल पर मोल, और डेल्टा S जो दे रखा है डेल्टा S नॉट इक्वल टू ये है 10 जूल होना चाहिए, जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो गया। और R का वैल्यू हो जाता है R will be equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये जूल पर केल्विन नहीं होगा, जूल पर मोल, ये हो गया। और इसमें दे रखा है कि 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 इक्वल टू 5705। ये इतना चीज दे रखा है क्वेश्चन में। अब जरा देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है log k। तो log k का रिलेशन डेल्टा h से नहीं होता, log k का रिलेशन डेल्टा g से होता है। और डेल्टा g के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, डेल्टा g नॉट इक्वल टू -2.303 RT log k, ये होता है रिलेशन। अब इसमें हमें क्या चाहिए, डेल्टा g नॉट चाहिए इस इक्वेशन से। अब डेल्टा g नॉट का फॉर्मूला और क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा g नॉट इक्वल टू डेल्टा h नॉट माइनस t डेल्टा s नॉट, ये भी होता है। अब इसमें लगा करके हम डेल्टा g नॉट निकाल लेंगे, और डेल्टा g नॉट का वैल्यू इस वाले में डाल करके फिर हम log t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा h नॉट है हमारा -54.67 माइनस t का वैल्यू हो गया 298 इनटू डेल्टा s का वैल्यू हो गया 10। तो ये कैलकुलेट करके हो गया -54.67 माइनस 2980। अब जरा देखिए यहाँ पर ये हमारा है किलो जूल और ये हमारा है जूल। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारा क्या बन जाएगा -54.67 माइनस 2.980। ये हो गया हमारा क्या, इसको गलत है कैलकुलेट, 54.67 और 2.98 57 पॉइंट माइनस 57.65, ठीक है हो गया। अच्छा अब हमारा क्या आ गया है, ये डेल्टा जी नोट आ गया। अब डेल्टा जी नोट से हमें क्या निकालना है, log k निकालना है। तो -57.65 will be equal to -2.303 into r का वैल्यू 8.314 into t का वैल्यू 298 into log k। अच्छा इन सब को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू होना है ये तो हमें पता लग ही जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों सब को मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमारे को दे रखा था क्वेश्चन में कितना 5705। अब क्या हो जाएगा इक्वल टू 5705 into log k और इधर हो गया 57.65 57.65 होना है ना।
हाँ ये होना ठीक है। तो अब log k will be equal to 57.65 divided by 5705, ये किलो जूल है। और ये वाला जो था हमारा ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया ये जूल आया है। इधर देखिए 2.303 आर का वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ये नीचे हमारा क्या आया है जूल में, ऊपर वाले किलो जूल में। तो इसको क्या करो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 57.65 into 10 की पावर 3 अपॉन 5705। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, ये कैंसिल 10, तो 57605 57650 अपॉन 5705, ये नियरली 10 आ जाएगा, ये नियरली 10 आ जाएगा। तो log k का वैल्यू नियरली 10 हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%। सिंपल क्वेश्चन किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है और सिंपल फॉर्मूला P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB अपॉन MB into MA upon WB। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ। तो हमें फॉर्मूला पता है P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB अपॉन MB into MA अपॉन WA। रिलेटिव लोअरिंग का ये फॉर्मूला है और इसमें क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ यूरिया हमें फाइंड करना है। WB इज इक्वल टू 1 ये फाइंड करना है और टू बी एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का मास दे रखा है WA इक्वल टू 1000 ग्राम और सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो इसका मोलर मास हमें पता है कितना 18 और WB फाइंड करना है और ये बता रखा है यूरिया है। सोल्यूट जो है हमारा यूरिया है, तो यूरिया का मोलर मास Mb will be equal to, यूरिया का मोलर मास 60 होता है 60 और टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%। यहाँ पर परसेंटेज के टर्म में है तो इनिशियल प्रेशर हम क्या ले सकते हैं, इनिशियल प्रेशर 1 भी ले सकते हैं 100 भी ले सकते हैं। 1 के टर्म में जो है हम पॉइंट में हमारा आएगा और 100 के टर्म में सीधा वैल्यू में आ जाएगा। तो हम इनिशियल प्रेशर ले लेते हैं, लेट P नॉट A इक्वल टू 100 हो गया, देन PA विल बी इक्वल टू 25% डिक्रीज कर जा रहा है टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%। इसका मतलब क्या बच जा रहा है प्रेशर 75, तो PA हो गया हमारा 75। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 100 माइनस 75 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू WB हमें फाइंड करना है अपॉन 60 इनटू MA अपॉन WA 1000 अपॉन 60। तो सॉल्व कर देंगे हम 25 बाई 100 तो ये हो गया 1/4 इक्वल टू 3 to the 650 25 9 इक्वल टू हो जाएगा WB इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 9। तो WB will be equal to ये हो जाएगा 3 into 9 upon 4 into 25। ये वैल्यू अलग आ रहा है क्या कुछ?
ठीक है, ये उल्टा हो गया यहाँ फॉर्मूला। अच्छा, ये हो गया हमारा W equals 60 into MA 18/1000। ये हो गया कि 60 1/4 equal to WB into 18/60 into 1000। So WB will be equal to 60 into 1000 upon 4 into 80। इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन करके वैल्यू 1111.11 ग्राम। ये हो गया सॉल्यूशन का चैप्टर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट को सीमेंट जो जल्दी होता है सेट हो जाता है, उसको स्लो डाउन करने के लिए क्या डालते हैं हम? सिंपल जिप्सम डालते हैं, याद रखना ये बात, जिप्सम डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स इन गिवन कॉम्प्लेक्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सा होता है? जिसके डोनर एटम दो होते हैं लेकिन एक टाइम में कोई एक ही बॉन्ड बनाता है। एससीएन में एससीएन दे रखा है, एससीएन 4 लिगेंड हो गया, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन है AuCN का होल ट्वाइस और Zn से रिएक्शन किया गया, ZnCN का होल को और प्लस Au। ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ है। तो ये हो गया, एक तो Au के एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन यूज होता है, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन यूज होता है, और रिएक्शन ही सिंपल बात सब कुछ इंडिकेट कर रहा है। AuCN का होल 2 और इस पर माइनस चार्ज है 2 मोल्स हो गया। ये Zn के साथ रिएक्शन किया और ये बन गया ZnCN का होल 4 और होल के ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 2 Au। यहां पर जरा देखिए, पहले तो Au का ऑक्सीडेशन नंबर, Au का x, एक Cn का -1, 2 Cn का -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो गया +1, यानी कि Au का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इस जगह पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बिकॉज़ फ्री स्टेट में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इस जगह पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर x, एक Cn का -1, 4 Cn का -4 is equal to -2, x will be equal to +2। ये हो गया, और Au का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0। तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हुआ, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। +1 से 0 होना इज द रिडक्शन। और जिंक का 0 से +2 हो गया, तो जिंक का क्या हो गया इस जगह पर? ऑक्सीडेशन। तो जिस जगह पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन तो हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन तो है इसमें कि रेडॉक्स रिएक्शन है, और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जिंक इसमें आ करके और Au को यहां से बाहर कर दिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN होल 6 3 is 1.73 Bohr magneton and FeH2O whole 6 3 is 5.92 Bohr magneton। ये हमारा assertion है और रीजन कह रहा है कि in both cases Fe have +3 oxidation state। ये हमें करके देखना पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर FeCN का होल 6 3 FeCN का होल 6 3 है। तो इसमें जरा देखिए, हम इसके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसमें हम पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। इसके हिसाब से ये कह रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या ऐसा है? तो हम करके देख लेते हैं एक बार कि Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26
और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पर x - 6 = -3, तो x = +3। तो ये हो गया आर्गन 4s2 3d6 और Fe +3 स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। D का बचा है 4s3 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, फिर D से 1 निकलेगा, ये हो जाएगा 3d5 4s0 4p0 4d0। अब जरा देखिए D5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट में, तो ये हो गया इसका पांचों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर Cn जुड़ा हुआ है, तो Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया ना। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 1 रह गए। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला? mu = n/n+2। ये फार्मूला अगर लगाते हैं हम, तो हमारा n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 × 1 + 2, तो मतलब √3 हो गया। तो √3 होता है ये 1.73 की वैल्यू होता है, 1.734 मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब ये सही है। क्या सही है कि FeCN6 का 1.734 मैग्नेट्रॉन ही होगा। इसी के हिसाब से FeH2O का होल 6 + 3, इसमें भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है पार्थ, इसमें भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही है। और इसमें फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसमें भी, तो सिंस H2O इज द वीक लिगेंड, इसमें d ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसका मतलब इसमें जो वैल्यू डालेंगे म्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो n = हमारा 5 रह जाएगा, तो म्यू विल बी इक्वल टू, ये सही कह रहा है 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन ही होगा। और इस वजह से हमारा असर्शन बिल्कुल सही है कि FeCN6 का 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन है और FeH2O6 + 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन है। उसका फिर रीजन करा कि इन बोथ केसेस Fe है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये सही है? इसमें तो हमने कैलकुलेट किया ही था ना, इसमें यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किया और FeH2O6 में तो डायरेक्टली दे ही रखा है, H2O न्यूट्रल लिगेंड ही है, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर Fe का +3 होगा। X + H2O का 0 = +3, X = +3, ये भी है। अच्छा, रीजन भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन था हमारा कि 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन और 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, उसके लिए रीजनिंग क्या होना चाहिए था? उसके लिए रीजनिंग होना चाहिए था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक में 1 है और एक में 5 है, लेकिन रीजनिंग में क्या दे रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3। मतलब असर्शन भी अपनी जगह पर करेक्ट है, रीजन भी अपनी जगह पर करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर, radius of H plus ion is 1.5 × 10⁻³ picometer और H plus cannot exist independently। आपको याद रखना होगा H plus का रेडियस 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर होता है, सही है। और उसके बाद H plus cannot exist independently, ये भी बात सही है। H plus एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो न्यूट्रल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, और H plus इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें भी असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं। ये हो गया 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोलिब्डेनम इन अमोनियम इन अमोनोफॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनोफॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4 का होल ट्वाइस PO4 12 MoO3, ये कंपाउंड होता है हमारा। इसमें मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या करते हैं, ये डबल सॉल्ट है हमारा, इसको हम क्या कर सकते हैं कि दो पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, या होल का भी ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, सब एक ही दिखेगा। NH4 के ऊपर में क्या चार्ज देखा है जनरली आप लोगों ने? NH4 जैसे NH4Cl है, NH4 + Cl-, NH4 पर क्या चार्ज होता है? +1, तो दो NH4 का +2, और इस +2 को
6 प्लस अच्छा NH4 हो ट्वाइस PO4 और PO4 पर चार्ज जो होता है PO4 पर चार्ज क्या होता है -3 होता है PO4 पर चार्ज -3 +4 -3 और फिर ये हो गया MO का हमें कैलकुलेट करना है NH4 का होल 2 NH4 का होल 3 NH4 का होल PO4 का वैलेंसी -3 होता है तो NH4 का होल 3 PO4 ये भी हो गया +3 ये हो गया -3 और MO का हम ले लेते हैं x 12 MO का हो जाएगा 12x और एक ऑक्सीजन का होता है -2 तीन ऑक्सीजन का क्या हो गया -6 आगे 2 लगा 12 लगा हुआ है तो -6 * 12 ये होगा -72 0 +3 से -0 कैंसिल ही हो गया तो 12x = 72 तो x will be equal to 6 72 upon 12 ये 6 हो गया नॉर्मल रेडॉक्स मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड के फार्मूले याद रहना चाहिए यहां पर क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब था कि अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फार्मूला याद नहीं रहता बच्चों से वो याद करवाना इसका मतलब था ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली ये वेरी सिंपल है ये हमारे को लेंथेनॉइड से पूछा हुआ है तो लेंथेनॉइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3 होता है लेंथेनॉइड का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसका जनरल ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लेकिन कहता है कि कभी-कभार वो +2 भी शो कर लेता है और कभी-कभार +4 भी शो कर लेता है तो जब वो +2 शो करेगा तो +2 से वो +3 में जाना चाहेगा इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन करेगा और अगर +4 में जाता है तो +4 से वो रिडक्शन करके +3 में आने की कोशिश करेगा तो +2 से +3 में जब जाएगा तो खुद को ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो +2 स्टेट शो कौन कर सकता है तो आपको याद रखना होगा इसमें तो ये नहीं रखा है EU2+ यूरोपियम जो होता है +2 से +3 में जाएगा +2 तो एक्सेप्शन की वजह से शो कर लेता है F7 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से तो +2 से +3 में जाएगा इसका मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा और सीरियम एक एक्सेप्शन एलिमेंट हो गया इसका जो कि +4 स्टेट शो करता है लेकिन +4 में भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं रहता तो +4 से कहां आता है +3 में आएगा तो खुद को रिडक्शन करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो EU2+ क्या हो गया ये पहला ही ऑप्शन हो गया EU2+ और CE4+ EU2+ दूसरों को रिड्यूस करेगा CE4+ दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ये क्वेश्चन खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये कॉलम दे रखा है टेबल दे रखा है N2O5 ये कॉलम मैच करता है तो ये बस स्ट्रक्चर के बेसिस पर है जिसको स्ट्रक्चर याद है इजीली कर सकते हैं ये जरा देखिए ये दे रखा है N2O5 और इधर दे रखा है NN बॉन्ड फिर दे रखा है N2O इसमें दे रखा है NON बॉन्ड फिर दे रखा है N2O4 ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N बॉन्ड फिर दे रखा है NO2 हो गया N डबल बॉन्ड O ये हो गया जी P Q R S और इधर है 1 2 3 4 आप जरा देखिए स्ट्रक्चर कर लेते हैं N2O5 का स्ट्रक्चर होता है N O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O N2O का स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O या N डबल बॉन्ड O ये होता है N2O का N2O4 का होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O इसका रेजोनेंस होता है और NO2 का होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O अब जरा देखिए यहाँ पर NN बॉन्ड किसके अंदर है NN बॉन्ड ये है ना N सिंगल बॉन्ड N NN बॉन्ड हो गया हमारा
और इधर N2O5 का अगर हम लेते हैं इसमें NON बॉन्ड है, NON बॉन्ड कौन सा ये N2O5 का, इससे मैच हो गया। और N2O के लिए इसमें N ट्रिपल बॉन्ड है या N डबल बॉन्ड है, N2O के अंदर होता है ये, इसका मतलब ये इससे मैच हो गया। फिर N2O4 में NN बॉन्ड जो था किसमें है, N2O4 में है, ये इससे मैच हो गया, बच गया NO2, ये तो डायरेक्टली इससे मैच हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर व्हिच इज नेम्ड एज ओरलोन, तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में ओरलोन या एक्रिलेन डाला जाता है, ये हो गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक वाला है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन हो गया, ये हो गया 17 नंबर है बेंजीन। ऑर्गेनिक का कितना सिंपल रिएक्शन है, ये हो गया CH2 CONH2 और इधर C डबल बॉन्ड OCH3, इसको डाला गया Br2KOH में, डाल के अगर हम हीट करते हैं तो Br2KOH में डालने का मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अमाइड का CO ग्रुप बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, बीच से निकल जाता है, तो CO ग्रुप यहां से निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग पे CH2 NH2 और इधर C डबल बॉन्ड O और OCH3। अब जरा देखिए, एक ही कंपाउंड में NH2 एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और इसके बगल में कार्बोनाइल ग्रुप उसके बगल वाले कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, इसमें फर्दर रिएक्शन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, तो N के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इस पर अटैक कर देगा और इस पर अटैक करके और ये धीरे धीरे इसके साथ जुड़ जाएगा और ये अटैक करते ही पहले ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड टूट गया और ये हमारा क्या बन गया बेंजीन के ऊपर ये CH2, फिर ये हो गया NH2 पे पॉजिटिव और ये हो गया C डबल बॉन्ड O OCH3, ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और इसका इसके साथ बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, फिर जब ये यहां से पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये OCH3 ग्रुप यहां से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा कि बेंजीन के ऊपर CH2, फिर ये हो गया NH2 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O और ये बन गया हमारा OCH3 निकल गया। और इसमें एक और कार्बन रह गया, ये है ये हो गया। अब इसमें से एक H प्लस जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल जाएगा, माइनस H प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग पे CH2 NH C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा हमारा, तो ये बन गया। इसमें भी ऑप्शन 2 हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। उसके फिर अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन भी ये मैचिंग वाला है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस याद रखने वाला है बायोलॉजी चैप्टर से। विटामिन ए है, विटामिन सी है, राइबोफ्लाविन है और थायमिन है। विटामिन ए से क्या डिजीज होती है, जेरोथैल्मिया सबको पता है। उसके बाद फिर विटामिन सी से स्कर्वी होता है और राइबोफ्लाविन से किलोसिस होता है और थायमिन से बेरी होता है। सिंपल सीधा याद रखने वाली बात। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक फाउंड मेनली इन इंडस्ट्रियल एरिया। ये स्मोक वाला अच्छा
अगला क्वेश्चन है, फिर ये भी मैच करने वाला। इसमें तो सारे एंजाइम के नाम याद रखने हैं, सरफेस केमिस्ट्री से याद रख लो या बायोमोलिक्यूल से याद रख लो, दोनों जगह ये पढ़ना था। तो यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज को CO2 और इथेनॉल में कौन कन्वर्ट करता है? जाइमेज। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टेज। मतलब एक दो भी अगर याद है तब भी थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में इन्वर्टेज करता है कन्वर्ट, स्टार्च को माल्टोज में डाइस्टेज, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में पेप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी ब्रोमो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन इथेन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ Br2 ऑन हीटिंग? ब्रोमीन के साथ अगर हीट करते हैं हम इथेन को, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इसमें एक एक करके हाइड्रोजन निकालते जाओ, एक एक करके ब्रोमीन जोड़ते जाओ, देखो कितना प्रोडक्ट बन पाता है। देखो अभी कोशिश करते हैं बनाने की। कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, सारे बनाने हैं इसमें। इथेन है CH3 वो Br2 से UV लाइट में हम रिएक्शन कर दे रहे हैं। तो पहले देखिए, एक Br एक कार्बन से हटाया, CH3 CH2 Br प्लस दूसरा Br, एक और हाइड्रोजन को हटाया हमने, CH3 CH Br2, तीसरा हो गया, एक और H को हटा दिया, CH3 CBr3, ये हो गया। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 Br, फिर C पर तीनों तरफ से Br हो गया, ये हो गया। फिर एक और हाइड्रोजन हटाया, फिर CH पर Br, ऊपर भी Br, और C पर Br Br Br, ये आ गया। प्लस और ये हाइड्रोजन को भी हटा लो, C पर Br, इधर भी Br, यहाँ Br हो गया, और इधर C पे Br, और इधर Br, और इधर Br। और क्या बन सकते हैं आप जरा देखिए, इस वाले में जैसे कि इस पर एक Br है, और हमने जो दूसरा Br यहीं पे जोड़ा है, दूसरे Br को इस पर डालते हैं हम, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, एक एक Br दोनों पर, तो CH2 Br, और इधर भी CH2 Br, ठीक ये हो गया। अब इस वाले में जैसे इसमें दो Br है, एक कार्बन पर एक पर जो है बिल्कुल नहीं, अब हम अगर कर दें कि दोनों पे एक एक Br वाला हो गया, इस वाले का हम ले लेते हैं, इसमें दो Br हो और इस पर एक Br डाल दें, ये क्या बन जाएगा? CH2 पे Br और CH पे दो Br, ये हो गया। और तीसरा क्या बनेगा? अब दोनों ही कार्बन पर, जैसे अब ये वाले में ले लेते हैं, इसमें 3 Br है, इसमें एक ही Br है, अगर इसकी एक Br को उठाकर किस पर डाल दें तो दोनों कार्बन पर दो Br, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? CH पे Br, यहाँ पर Br, और इधर CH पे Br, और यहाँ पर भी Br। अच्छा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है बनने का? अब मैक्सिमम मेरे व्यू से बन चुका है, कितने प्रोडक्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9, टोटल 9 ब्रोम प्रोडक्ट बनेंगे इसके, 9 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट नेम ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर नेम रिएक्शन आ गया, वेरी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, ये भी मैच करने वाला ही है। ये देखिए, CH3 COOH प्लस, ये है रेड फॉस्फोरस एंड Br2, दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें डाला गया NaOI, और तीसरा रिएक्शन है बेंजीन में CO प्लस HCl एंड हाइड्रस AlCl3 में जो हम रिएक्शन करते हैं। अच्छा, अब इधर दे रखा है क्या क्या रिएक्शन का नाम? पहला दे रखा है गैटरमैन कोच रिएक्शन,
दूसरा दे रखा है हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की। मुझे नहीं लगता इसमें से किसी को नहीं याद होगा इसमें कोई रिएक्शन। तीसरा दे रखा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जरा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का है, अल्फा कार्बन पर होता है, हेलोजन जुड़ जाता है, H3Z हो गया, यानी कि इसका हो गया ये, और एसीटोन को NaOH से रिएक्शन करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। I2 और NaOH को हम लोग मिक्स करके NaOH बनाते हैं, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। और ये बच गया हमारा गैट्रन रिएक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2Br, ये क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया, ध्यान से सुनिए। CH3CH2Br NaI ड्राई एसीटोन में CH3CH2I प्लस NaBr बना रहा है। तो इस जगह पर क्या है कि फिंगरस्टीन रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम है। अच्छा, अब इसमें स्टेटमेंट दे रखा है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एसिटिक एसिड सॉल्वेंट कैन टेक इन अबव रिएक्शन। कहता है कि एसीटोन की जगह पर एसिटिक एसिड सॉल्वेंट लिया जा सकता है इस जगह पर। तो क्या एसिटिक एसिड हम सॉल्वेंट ले सकते हैं इस जगह पर? एसिटिक एसिड हम इस जगह पर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि NaI एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा, इसलिए हम वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट है NaI is soluble in acetone but NaBr is precipitate in acetone। सिंपल बात, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि ड्राई एसीटोन क्यों डाला जाता है फिंगल-स्टीनो-स्वार्ट्ज रिएक्शन में। तो ड्राई एसीटोन डाला जाता है जो उसमें सोडियम हैलाइड बनता है उसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। तो सिंपल बात यहां पर सेकंड आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये कि ये कंपाउंड रिएक्शन है, ये भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन हो गया। ये देखिए बड़ा सिंपल रिएक्शन है ये भी। बेंजीन पे NHCOCH3 को कह रहे हैं कि रिएक्शन अगर करा दे रहे हम LiAlH4 में। सिंपल रिएक्शन आप लोगों ने याद किया हुआ है कि अमाइड में अगर हम LiAlH4 डाल देते हैं तो अमाइड का रिडक्शन होता है और CO ग्रुप क्या कन्वर्ट हो जाता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है CO ग्रुप। इस जगह पर भी क्या होगा कि ये CO ग्रुप क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। NH ये बन गया CH2 CH3, ये देता है H- LiAlH4 क्या होगा, H- देगा और वाटर का H+ आ जाएगा। देखिए H- इस पर अटैक करके H+ यहां अटैक करेगा और फिर बाद में फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी आकर के फिर OH पर एक और H+ मिल करके H2 बन करके निकल जाएगा और दूसरा H- को जोड़ करके उसको क्या बना देगा, CH2 बना देगा। दो बार में रिएक्शन प्रोसीड होगा, वो दो बार LiAlH4 का जरूरत होगा। इस तरह से हमारा रिएक्शन हो जाएगा वो। और इसी में कह रहा है क्या कि अगर हम डाल देते हैं क्या Br2 और एसिटिक एसिड, Br2 एसिटिक एसिड, तो इसके ऊपर में N के ऊपर में इलेक्ट्रॉन पर लोन पेयर है और ये हो गया एसिटेन नाइलाइड ग्रुप। एसिटेन नाइलाइड ग्रुप भी बेंजीन में पैरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और पैरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इसका मतलब इसका जो Br होगा वो इसके पैरा पोजीशन में जाकर जुड़ जाएगा। बेंजीन में NH CO CH3 और इसके पैरा पर Br। इसमें कह रहा है कि ये बन गया कि हमारा P और ये बन गया हमारा Q, P8Q तो पता लग गया। तो इसमें ऑप्शन थर्ड होना है।
ये है ना, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन दे रखा है क्या, A2B3 gives 2A पे 3 plus aqueous plus 3B पे 2 minus aqueous। इसमें हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है क्या, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है C। तो हमें पता है इनिशियली अगर C होता है तो ये दोनों क्या होगा, 0 0 होगा। और एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे अल्फा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पर लेफ्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, A2B3 का C माइनस C अल्फा, ये लिख सकते हैं हम। और ये हो गया हमारा C अल्फा, ये हो गया हमारा, नहीं ये 2 है ना कोएफिशिएंट, इसके 1 से ये 2 मोल बन रहा है, तो ये 2C अल्फा, इसके 1 से ये 3 मोल बन रहा है, तो ये 3C अल्फा। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फार्मूला होता है क्या, AC will be equal to A will be equal to A3 plus का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, जो ऑप्शन वो पावर चला जाएगा। तो A3 plus का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 इनटू B2 minus का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा, A2B3 का जो लेफ्ट कंसंट्रेशन होगा वो अपॉन C माइनस अपॉन A2B3 का कंसंट्रेशन। ये हो गया। अब इसका हम वैल्यू डाल देते हैं, इसमें वैल्यू डाल देने पर हमारा क्या मिल जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इसका हो गया 2C अल्फा। तो A will be equal to 2C अल्फा की पावर, जो कोएफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा, की पावर 2 इनटू हो जाएगा 3C अल्फा की पावर 3 माइनस C माइनस C अल्फा, ये हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि C अल्फा, अल्फा जो होता है जनरली बहुत ज्यादा छोटा होता है यहाँ, तो C के रिस्पेक्ट में C अल्फा का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगा, जिसको इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि C माइनस C अल्फा इज नियरली इक्वल टू C अल्फा, ये हो गया नियरली इक्वल टू C। चलिए देखिए इधर जो बिठा लूं, अब हमारा क्या बन जाएगा, ये A will be equal to, अब 2C अल्फा का स्क्वायर क्या हो गया, 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इनटू 3 3 जा 9 3 जा 27 C क्यूब अल्फा क्यूब अपॉन C। ये क्या हो गया, 27 इंटू 4 108 इंटू C की पावर 5 इंटू अल्फा की पावर 5 अपॉन C। ये विल बी इक्वल टू, C से एक C कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, ये 4 बच गया। तो अल्फा की पावर 5 इक्वल टू K अपॉन 108 इंटू C की पावर, और अल्फा विल बी इक्वल टू K अपॉन 108 इंटू C की पावर 4 और होल की पावर 1/5। इससे क्या हो जाएगा, क्या हमारा पहला ऑप्शन ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 51 पिकोमीटर, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li2+। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला करा था शायद इस लेक्चर में। तो Rn is equal to A0 into n स्क्वायर अपॉन z, यहाँ पर ये होता है, और A0 होता है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, और वो क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 51 दे रखा है, 51 पिकोमीटर। तो 51 into n स्क्वायर, n जो होता है शेल नंबर होता है,
और Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो लिथियम 2+ है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में बचा, पहला शेल में बचा। तो n का वैल्यू 1 और ये Z एटॉमिक नंबर है 3 तो 3 हो जाएगा ये। तो 1 का स्क्वायर अपॉन Z 3 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 51/3 पिकोमीटर। अच्छा फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है रेडियस, फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है। ये तो हमारा पहला शेल का हो गया, और फिफ्थ शेल का अगर निकालना है तो ये हमारा 5 शेल फिफ्थ शेल हो जाएगा, फिफ्थ शेल हो जाएगा। ये पहला शेल का हो गया, दूसरे शेल के लिए 2 का स्क्वायर, तीसरे शेल के लिए 3 का स्क्वायर, चौथे शेल के लिए 4 का स्क्वायर, और R5 क्या हो जाएगा 51 into 5 का स्क्वायर अपॉन 3। तो 51 into 25/3 पिकोमीटर। ये फिफ्थ शेल का, और ये फर्स्ट शेल का। हमें इसमें फिफ्थ शेल कह रहा था, फिफ्थ शेल का निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Da3PO4 का होल ट्वाइस will be formed by the reaction of 5 moles of BaCl2 and 3 moles of sodium phosphate Na3PO4। तो ये तो सिंपल मोल कांसेप्ट है हमारा, तो मोल कांसेप्ट में बस लिमिटिंग रिएजेंट हम पता कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए Da3PO4 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 1, और रिएक्शन क्या कर रहा है BaCl2 प्लस Na3PO4। अच्छा ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके बनाता है Da3PO4 का होल ट्वाइस प्लस NaCl। इसको बैलेंस कर लेंगे हम, तो Ba 3 है तो 3 आगे लगा दिया हमने, Na अगर इसके आगे PO4 हमारा 2 है, इसके आगे 2 लगा दिया हमने। अब यहाँ से 3 to 6 Cl हो गया, 2 3 6 Na हो गया, इसके आगे अगर हमने 6 लगा दिया हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या दे रखा हमारे को क्वेश्चन, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि 3 मोल्स BaCl2 का 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। ये हो गया 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करना है। तो अब ये हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन हुआ, और इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है ये कह रहा है कि 5 मोल अगर हमने इसका लिया हुआ है BaCl2 का हमने 5 मोल लिया हुआ है, और 3 मोल्स हमने Na3PO4 का लिया हुआ है, ये बताओ इसमें Ba3PO4 का होल ट्वाइस क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर इससे हमें ये और ये के कंडीशन के हिसाब से ये पता करना होगा कि क्या ये दोनों एक साथ पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाएगा, या इनमें से कोई एक कम रिएक्शन करेगा, कोई ज्यादा रिएक्शन करेगा। ये कैसे पता लगता है हमें, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता करना होगा कि रिक्वायर्ड अमाउंट से लेसर अमाउंट पर कौन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा आप चेक कर लीजिए, इसके 3 मोल के साथ 2 मोल का जरूरत है, 3 के साथ 2 मोल का रिक्वायरमेंट है, 1 के साथ 2/3 मोल का रिक्वायरमेंट है, तो 5 के साथ 2/3 into 5 मोल का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज 10/3 मोल का रिक्वायरमेंट होगा, व्हिच इज मोर देन 3.33 कुछ ऐसा मोल्स हो जाएगा। तो BaCl2 के 5 मोल्स के साथ Na3PO4 का 3 से ज्यादा मोल्स का रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये तो हमारे को 3 मोल ही दे रखा है, तो ज्यादा तो है नहीं अवेलेबल। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे को रिक्वायर अमाउंट से लेसर अमाउंट में दे रखा हो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उस पर ही रिएक्शन डिपेंड कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा इस जगह पर ये 3 मोल पहले का पहले खत्म हो जाएगा और इसी पर रिएक्शन डिपेंड कर जाएगा। हमें दूसरे के अकॉर्डिंग चेक करने की जरूरत है नहीं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो ये एक्सेस में मिलेगा,
यानी 3 मोल से जितना चाहिए रिएक्शन करने के लिए वो 5 से कम ही आएगा। इसका मतलब ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचा हुआ रह जाएगा, और ये जब तक चलेगा तब तक रिएक्शन हमारा चलेगा, ये अगर खत्म हो गया तो रिएक्शन हमारा स्टॉप कर गया। इसका मतलब इसके हिसाब से देखना पड़ेगा BF3PO4 ट्वाइस। अब इसके हिसाब से क्या देखना है, इसके 2 मोल से ये कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, यानी कि 2 मोल्स जो होगा वो देगा हमारे को ये 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल BF3PO4 का होल ट्वाइस। तो 1 मोल कितना देगा, 1/2 मोल देगा हमारे को ये कंपाउंड, और ये 3 मोल कितना देगा, 1/2 into 3, that is 3/2 moles of BF3PO4 का whole twice will be formed। ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following pair of elements electron gain enthalpy difference is highest। इलेक्ट्रॉन gain enthalpy highest। तो इलेक्ट्रॉन gain enthalpy में क्या होगा कि इसमें तेरे का पहला क्लोरीन एंड आर्गन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्लोरीन फ्लोरीन ये जितने भी हैलोजेंस हैं उन सब का इलेक्ट्रॉन gain enthalpy हाईली नेगेटिव होता है, और जो नोबल गैसेस है इन सब का इलेक्ट्रॉन gain enthalpy पॉजिटिव होता है। तो अब पॉजिटिव में भी अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालना है तो मान लीजिए पहले नोबल गैस को ले लेते हैं, तो नोबल गैस का जो वैल्यू है वो माइनस इसका जो इलेक्ट्रॉन gain enthalpy क्लोरीन फ्लोरीन की हम करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहली बात कि पहला ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन आर्गन, दूसरे में दे रखा है क्लोरीन नियॉन, तीसरे में दे रखा है फ्लोरीन आर्गन, चौथे में दे रखा है फ्लोरीन और नियॉन। तो सबसे पहले तो नेगेटिव वाला वैल्यू पता करते थे, किसका ज्यादा है, किसका लो है, ज्यादा नेगेटिव है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का मोर नेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ये हो गया हमारा नेगेटिव वैल्यू ज्यादा नीचे तक चला गया। अब पॉजिटिव में देख लेते हैं किसका पॉजिटिव में ज्यादा हाई तक जा रहा है, जिसका हाई जा रहा होगा पॉजिटिव में सबसे ज्यादा हाई, वो सबसे ज्यादा हाई में से सबसे ज्यादा लो को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। तो आर्गन नियॉन में नियॉन का इलेक्ट्रॉन gain enthalpy मोर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा, नियॉन और क्लोरीन के बीच का डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये हो गया। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है जी सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी हो सकता है। थोड़ा सा भी अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा अगर याद रखेंगे हम कॉन्सेप्ट को तो बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन होते चलेंगे। इन एन आयनिक सॉलिड Y crystallizes in CCP lattice and element X occupy 1/3 of tetrahedral Y. Find formula of ionic solid। सबसे पहले Y बना रहा है CCP lattice, CCP lattice। अच्छा, CCP lattice is equal to FCC lattice। FCC lattice दोनों सेम होता है, और FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं उतने एटम्स एचसीसीपी लैटिस बनाने में इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी लैटिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब सीसीपी लैटिस में भी 4 ही हो गया। इसका मतलब और सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, Y कर रहा है। तो नंबर ऑफ Y एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ Y एटम्स विल बी इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल Y। तो एटम और टेट्राहेड्रल का Y रिलेशन होता है कि जितना नंबर ऑफ एटम उसका डबल टेट्राहेड्रल Y। तो अगर क्या हो जाएगा, Y एटम अगर 4 हो गया, इसमें टेट्राहेड्रल Y कितने हो गए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल Y हो गए इक्वल टू 8 हो गए। अब इसमें भी कह रहा है कि टोटल वेट 8 तो हुआ, लेकिन 8 के 8 में जो है एक्स एटम नहीं जा रहा है, 8 वॉइड के 1/3 पोर्शन में ही एक्स एटम जा रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ एक्स एटम क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स एटम्स विल बी इक्वल टू 8 का 1/3, मतलब 8/3। तो एक्स एटम हो गया 8/3 और वाई एटम हो गया 4। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाना है कंपाउंड का, तो एक्स और वाई का रेशियो ले लो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ
x and y will be equal to x upon y will be equal to 8 by 3 upon 4 which is equal to 8 by 3 into 1 by 4 4 to the 8 2 by 3 formula will be x2 y3 तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log k का ही वैल्यू बस निकालना है, सॉल्व नहीं करना उसको। log k का वैल्यू निकालना है पूरा रिएक्शन a से b। जरा देखिए दे रखा है क्वेश्चन है log k कैलकुलेट करना है थर्मोडायनेमिक्स से। अभी तो किया था हमने थर्मोडायनेमिक्स में और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था अभी करने को आप लोगों को। log k is equal to what और इक्वेशन दे रखा है a gives b। ये हमारा इक्वेशन है। इसके लिए डेल्टा h नॉट दे रखा है। डेल्टा h नॉट इक्वल टू -54.67 किलोजूल पर मोल और डेल्टा S जो दे रखा है डेल्टा S नॉट इक्वल टू ये है 10 जूल होना चाहिए, जूल पर केल्विन पर मोल। ये हो गया और R का वैल्यू हो जाता है R will be equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये जूल पर केल्विन नहीं होगा, जूल पर मोल। ये हो गया और इसमें दे रखा है कि 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 298 इक्वल टू 5705। ये इतना चीज दे रखा है क्वेश्चन में। अब जरा देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है log k। तो log k का रिलेशन डेल्टा h से नहीं होता, log k का रिलेशन डेल्टा g से होता है और डेल्टा g के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था डेल्टा g नॉट इक्वल टू -2.303 RT log k। ये होता है रिलेशन। अब इसमें हमें क्या चाहिए डेल्टा g नॉट चाहिए इस इक्वेशन से। अब डेल्टा g नॉट का फॉर्मूला और क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा g नॉट इक्वल टू डेल्टा h नॉट माइनस t डेल्टा s नॉट। ये भी होता है। अब इसमें लगा करके हम डेल्टा g नॉट निकाल लेंगे और डेल्टा g नॉट का वैल्यू इस वाले में डाल करके फिर हम log k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा h नॉट हमारा -54.67 माइनस t का वैल्यू हो गया 298 इनटू डेल्टा s का वैल्यू हो गया 10। तो ये कैलकुलेट करके हो गया -54.67 माइनस 2980। अब जरा देखिए यहाँ पर ये हमारा है किलो जूल और ये हमारा है जूल। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारा क्या बन जाएगा -54.67 माइनस 2.980। ये हो गया हमारा क्या, इसको गलत है कैलकुलेट 54.67 और 2.98 57 पॉइंट माइनस 57.65। ठीक है हो गया। अच्छा अब हमारा क्या आ गया है ये डेल्टा जी नोट आ गया। अब डेल्टा जी नोट से हमें क्या निकालना है log k निकालना है। तो -57.65 will be equal to -2.303 into r का वैल्यू 8.314 into t का वैल्यू 298 into log k। अच्छा इन सब को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू होना है ये तो हमें पता लग ही जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इन दोनों सब को मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमारे को दे रखा था क्वेश्चन में कितना 5705। अब क्या हो जाएगा इक्वल टू 5705 into log k और इधर हो गया
57.65 57.65 होना है ना, हाँ ये होना है, ठीक है। तो अब log A will be equal to 57.65 divided by 5705, ये किलो जूल है, और ये वाला जो था हमारा, ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया ये जूल आया है। इधर देखिए 2.303 आर का वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल होता है, ये नीचे हमारा क्या आया है जूल में, ऊपर वाले किलो जूल में। तो इसको क्या करो, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, 57.65 into 10 की पावर 3 अपॉन 5705। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, ये कैंसिल 10, तो 57605 57650 अपॉन 5705, ये नियरली 10 आ जाएगा, ये नियरली 10 आ जाएगा। तो log k का वैल्यू नियरली 10 हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%। सिंपल क्वेश्चन किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, और सिंपल फॉर्मूला P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB अपॉन MB into MA upon WB, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB अपॉन MB into MA अपॉन WA, रिलेटिव लोअरिंग का ये फॉर्मूला है, और इसमें क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ यूरिया हमें फाइंड करना है, WB इज इक्वल टू 1, ये फाइंड करना है, और टू बी एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मास दे रखा है WA इक्वल टू 1000 ग्राम, और सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो इसका मोलर मास हमें पता है कितना 18, और WB फाइंड करना है, और ये बता रखा है यूरिया है, सोल्यूट जो है हमारा यूरिया है, तो यूरिया का मोलर मास Mb will be equal to, यूरिया का मोलर मास 60 होता है 60, और टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%, यहां पर परसेंटेज के टर्म में है, तो इनिशियल प्रेशर हम क्या ले सकते हैं, इनिशियल प्रेशर 1 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1 के टर्म में जो है हम पॉइंट में हमारा आएगा, और 100 के टर्म में सीधा वैल्यू में आ जाएगा, तो हम इनिशियल प्रेशर ले लेते हैं, लेट P नॉट A इक्वल टू 100 हो गया, देन PA विल बी इक्वल टू 25% डिक्रीज कर जा रहा है टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%, इसका मतलब क्या बच जा रहा है प्रेशर 75, तो PA हो गया हमारा 75, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 100 माइनस 75 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू WB हमें फाइंड करना है अपॉन 60 इनटू MA अपॉन WA 1000 अपॉन 60, तो सॉल्व कर देंगे हम 25 बाय 100, तो ये हो गया 1/4 इक्वल टू 3 to the 650 25 9 इक्वल टू हो जाएगा WB इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 9, तो WB will be equal to ये हो जाएगा 3 into 9 upon 4 into 25।
ये वैल्यू अलग आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, ये उल्टा हो गया यहाँ फॉर्मूला। अच्छा, ये हो गया हमारा W 60 into MA 18/1000। ये हो गया कि 60 1/4 equal to WB into 18/60 into 1000। So WB will be equal to 60 into 1000/4 into 80। इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन करके वैल्यू 1111.11 ग्राम। ये हो गया सॉल्यूशन का चैप्टर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट जो जल्दी होता है सेट हो जाता है, उसको स्लो डाउन करने के लिए क्या डालते हैं हम? सिंपल जिप्सम डालते हैं, याद रखना ये बात, जिप्सम डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स इन गिवन कॉम्प्लेक्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सा होता है? जिसके डोनर एटम दो होते हैं लेकिन एक टाइम में कोई एक ही बॉन्ड बनाता है। एससीएन में एससीएन दे रखा है, एससीएन 4 लिगेंड हो गया, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन है AuCN का होल ट्वाइस और ZnC रिएक्शन किया गया, ZnCN का होल 4 और प्लस AU। ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ है। तो ये हो गया, एक तो AU के एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन यूज होता है, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन यूज होता है, और रिएक्शन ही सिंपल बात सब कुछ इंडिकेट कर रहा है। AuCN का होल 2 और इस पर माइनस चार्ज है 2 मोल्स हो गया। ये Zn के साथ रिएक्शन किया और ये बन गया ZnCN का होल 4 और होल के ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज और प्लस 2 AU। यहां पर जरा देखिए, पहले तो AU का ऑक्सीडेशन नंबर, AU का X, एक CN का -1, 2 CN का -2 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू हो गया +1, यानी कि AU का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इस जगह पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बिकॉज़ फ्री स्टेट में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इस जगह पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर X, एक CN का -1, 4 CN का -4 is equal to -2, X will be equal to +2। ये हो गया, और AU का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0। तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हुआ, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। +1 से 0 होना इज द रिडक्शन। और जिंक का 0 से +2 हो गया, तो जिंक का क्या हो गया इस जगह पर? ऑक्सीडेशन। तो जिस जगह पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन तो हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन तो है इसमें कि रेडॉक्स रिएक्शन है, और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जिंक इसमें आ करके और AU को यहां से बाहर कर दिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN होल 6 3 is 1.734 मैग्नेटॉन and FeH2O होल 6 3 is 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ये हमारा एसर्शन है और रीजन कह रहा है कि इन बोथ केसेस Fe have +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमें करके देखना पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर FeCN का होल 6 3 FeCN का होल 6 3 है। तो इसमें जरा देखिए, हम इसके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से
इसमें हम पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। इसके हिसाब से ये कह रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या ऐसा है? तो हम करके देख लेते हैं एक बार कि Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पर x - 6 = -3, तो x = +3। तो ये हो गया आर्गन 4s2 3d6 और Fe +3 स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। D का बचा है 4s की 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, फिर D से 1 निकलेगा, ये हो जाएगा 3d5 4s0 4p0 4d0। अब जरा देखिए D5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट में, तो ये हो गया इसका पांचों में सिंगल इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर Cn जुड़ा हुआ है, तो Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया ना। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? एक रह गए। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला? mu = √n × n + 2। ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं हम, तो हमारा n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 × 1 + 2, तो मतलब √3 हो गया। तो √3 होता है ये 1.73 ही वैल्यू होता है, 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब ये सही है। क्या सही है कि FeCN6 का 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन ही होगा। इसी के हिसाब से FeH2O का होल 6 + 3, इसमें भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है पार्ट, इसमें भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही है। और इसमें फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसमें भी, तो सिंस H2O इज द वीक लिगेंड, इसमें d ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसका मतलब इसमें जो वैल्यू डालेंगे म्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो n = हमारा 5 रह जाएगा, तो म्यू विल बी इक्वल टू, ये सही कह रहा है 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन ही होगा। और इस वजह से हमारा असर्शन बिल्कुल सही है कि FeCN6 का 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन है और FeH2O6 + 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन है। उसका फिर रीजन करा कि इन बोथ केसेस Fe है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये सही है? इसमें तो हमने कैलकुलेट किया ही था ना, इसमें यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किया और FeH2O6 में तो डायरेक्टली दे ही रखा है, H2O न्यूट्रल लिगेंड ही है, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर Fe का +3 होगा। X + H2O का 0 = +3, X = +3, ये भी है। अच्छा, रीजन भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन था हमारा कि 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन और 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, उसके लिए रीजनिंग क्या होना चाहिए था? उसके लिए रीजनिंग होना चाहिए था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक में 1 है और एक में 5 है, लेकिन रीजनिंग में क्या दे रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3। मतलब असर्शन भी अपनी जगह पर करेक्ट है, रीजन भी अपनी जगह पर करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर, radius of H+ ion is 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर और H+ cannot exist independently। आपको याद रखना होगा H+ का रेडियस 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर होता है, सही है। और उसके बाद H+ cannot exist independently, ये भी बात सही है। H+ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो न्यूट्रल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, और H+ इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें भी असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ भी नहीं। ये हो गया 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोलिब्डेनम इन अमोनियम इन अमोनोफॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनोफॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4 का होल ट्वाइस PO4.12MoO3, ये कंपाउंड होता है हमारा। इसमें मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या करते हैं, ये डबल सॉल्ट है हमारा, इसको हम क्या कर सकते हैं कि दो पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, या होल का भी ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, सब एक ही निकलेगा। NH4 के ऊपर में क्या चार्ज देखा है जनरली आप लोगों ने? NH4 जैसे NH4Cl है, NH4 + Cl-, NH4 पर क्या चार्ज होता है? +1, तो दो NH4 का +2, और इस +2 को
इस प्लस अच्छा NH4 OH प्लस PO4 और PO4 पर चार्ज जो होता है, PO4 पर चार्ज क्या होता है, -3 होता है। PO4 पर चार्ज -3 +4 -3 और फिर ये हो गया MO का हमें कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअली लिख देते हैं। अच्छा NH4 का होल 2 NH4 का होल 3 NH4 का होल PO4 का वैलेंसी -3 होता है, तो NH4 का होल 3 PO4 ये भी हो गया +3 ये हो गया -3 और MO का हम ले लेते हैं x 12 MO का हो जाएगा 12x और एक ऑक्सीजन का होता है -2 तीन ऑक्सीजन का क्या हो गया -6 आगे 2 लगा 12 लगा हुआ है तो -6 × 12 ये होगा -72 इक्वल टू 0 +3 से -0 कैंसिल ही हो गया तो 12x इक्वल टू 72 x will be equal to 6 72 upon 12 ये 6 हो गया। नॉर्मल रेडॉक्स मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड के फार्मूले याद रहना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब था कि अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फार्मूला याद नहीं रहता बच्चों से, वो याद करवाना इसका मतलब था। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली। ये वेरी सिंपल है, ये हमारे को लेंथेनॉइड से पूछा हुआ है। तो लेंथेनॉइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3 होता है। लेंथेनॉइड का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसका जनरल ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन कहता है कि कभी-कभार वो +2 भी शो कर लेता है और कभी-कभार +4 भी शो कर लेता है। तो जब वो +2 शो करेगा तो +2 से वो +3 में जाना चाहेगा, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन करेगा। और अगर +4 में जाता है तो +4 से वो रिडक्शन करके +3 में आने की कोशिश करेगा। तो +2 से +3 में जब जाएगा तो खुद को ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो +2 स्टेट शो कौन कर सकता है, तो आपको याद रखना होगा इसमें, तो ये दे ही रखा है EU2+ यूरोपियम जो होता है +2 से +3 में जाएगा। +2 तो एक्सेप्शन की वजह से शो कर लेता है F7 कोएफिशिएंट की वजह से, तो +2 से +3 में जाएगा, इसका मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा। और सीरियम एक एक्सेप्शन एलिमेंट हो गया इसका जो कि +4 स्टेट शो करता है, लेकिन +4 में भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं रहता, तो +4 से कहां आता है +3 में आएगा, तो खुद को रिडक्शन करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो EU2+ क्या हो गया, ये पहला ही ऑप्शन हो गया EU2+ और CE4+। EU2+ दूसरों को रिड्यूस करेगा, CE4+ दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये कॉलम दे रखा है, टेबल दे रखा है N2O5, ये कॉलम मैच करता है, तो ये बस स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, जिसको स्ट्रक्चर याद है इजीली कर सकते हैं। ये जरा देखिए, ये दे रखा है N2O5 और इधर दे रखा है NN बॉन्ड, फिर दे रखा है N2O, इसमें दे रखा है NON बॉन्ड, फिर दे रखा है N2O4, ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N बॉन्ड, फिर दे रखा है NO2 हो गया N डबल बॉन्ड O, ये हो गया जी P Q R S, और इधर है 1 2 3 4। अब जरा देखिए स्ट्रक्चर कर लेते हैं। N2O5 का स्ट्रक्चर होता है N O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। N2O का स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O या N डबल बॉन्ड O, ये होता है N2O का। N2O4 का होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसका रेजोनेंस होता है। और NO2 का होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब जरा देखिए यहाँ पर NN बॉन्ड किसके अंदर है, NN बॉन्ड ये है ना, N सिंगल बॉन्ड N,
NN बॉन्ड हो गया हमारा। और इधर N2O5 का अगर हम लेते हैं इसमें NON बॉन्ड है। NON बॉन्ड कौन सा ये N2O5 का इससे मैच हो गया। और N2O के लिए इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N2O के अंदर होता है ये। इसका मतलब ये इससे मैच हो गया। फिर N2O4 में NN बॉन्ड जो था किसमें है N2O4 में है, ये इससे मैच हो गया, बच गया NO2, ये तो डायरेक्टली इससे मैच हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर व्हिच इज नेम्ड एज ओरलोन। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में ओरलोन या एक्रिलेन डाला जाता है। ये हो गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक वाला है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन हो गया, ये हो गया 17 नंबर है बेंजीन। ऑर्गेनिक का कितना सिंपल रिएक्शन है, ये हो गया CH2 CONH2 और इधर C डबल बॉन्ड OCH3। इसको डाला गया Br2KOH में डाल के अगर हम हीट करते हैं तो Br2KOH में डालने का मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अमाइड का CO ग्रुप बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, बीच से निकल जाता है। तो CO ग्रुप यहां से निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे CH2 NH2 और इधर C डबल बॉन्ड O और OCH3। अब जरा देखिए, एक ही कंपाउंड में NH2 एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और इसके बगल में कार्बोनाइल ग्रुप उसके बगल वाले कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है। इसमें फर्दर रिएक्शन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म फर्दर रिएक्शन हो जाएगा। तो N के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इस पर अटैक कर देगा और इस पर अटैक करके और ये धीरे धीरे इसके साथ जुड़ जाएगा और ये अटैक करते ही पहले ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। पाई बॉन्ड टूट गया और ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर ये CH2, फिर ये हो गया NH2 पे पॉजिटिव और ये हो गया C डबल बॉन्ड OCH3, ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और इसका इसके साथ बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, फिर जब ये यहां से पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये OCH3 ग्रुप यहां से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा कि बेंजीन के ऊपर CH2, फिर ये हो गया NH2 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O और ये बन गया हमारा OCH3 निकल गया। और इसमें एक और कार्बन रह गया, ये है ये हो गया। अब इसमें से एक H प्लस जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल जाएगा, माइनस H प्लस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे CH2 NH C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा हमारा। तो ये बन गया, इसमें भी ऑप्शन 2 हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। उसके फिर अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन भी ये मैचिंग वाला है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस याद रखने वाला है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से विटामिन ए है, विटामिन सी है, राइबोफ्लाविन है और थायमिन है। विटामिन ए से क्या डिजीज होती है, जेरोथैल्मिया सबको पता है। उसके बाद फिर विटामिन सी से स्कर्वी होता है और राइबोफ्लाविन से किलोसिस होता है और थायमिन से बेरी होता है। सिंपल सीधा याद रखने वाली बात। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक फाउंड मेनली इन इंडस्ट्रियल एरिया। ये स्मोक वाला। अच्छा,
अगला क्वेश्चन है फिर ये भी मैच करने वाला, इसमें तो सारे एंजाइम के नाम याद रखने हैं, सरफेस केमिस्ट्री से याद रख लो या बायोमोलिक्यूल से याद रख लो, दोनों जगह ये पढ़ना था। तो यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज को CO2 और इथेनॉल में कौन कन्वर्ट करता है? जाइमेज। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? इनवर्टेज। मतलब एक दो भी अगर याद है तब भी थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में इनवर्टेज करता है कन्वर्ट, स्टार्च को माल्टोज में डाइस्टेज, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी ब्रोमो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन इथेन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ Br2 ऑन हीटिंग? ब्रोमीन के साथ अगर हीट करते हैं हम इथेन को, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इसमें एक एक करके हाइड्रोजन निकालते जाओ, एक एक करके ब्रोमीन जोड़ते जाओ, देखो कितना प्रोडक्ट बन पाता है। देखो अभी कोशिश करते हैं बनाने की। कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, सारे बनाने हैं इसमें। इथेन है CH3CH3, वो Br2 से यूवी लाइट में हम रिएक्शन कर दे रहे हैं। तो पहले देखिए, एक Br एक कार्बन से हटाया, CH3CH2Br प्लस दूसरा Br, एक और हाइड्रोजन को हटाया हमने, CH3CHBr2, तीसरा हो गया, एक और H को हटा दिया, CH3CBr3, ये हो गया। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2Br, फिर C पर तीनों तरफ से Br हो गया, ये हो गया। फिर एक और हाइड्रोजन हटाया, फिर CH पर Br, ऊपर भी Br, और C पर Br, Br, ये आ गया प्लस, और ये हाइड्रोजन को भी हटा दो, C पर Br, इधर भी Br, यहाँ Br हो गया, और इधर C पे Br, और इधर Br, और इधर Br। और क्या बन सकते हैं आप जरा देखिए, इस वाले में जैसे कि इस पर एक Br है, और हमने जो दूसरा Br यहीं पे जोड़ा है, दूसरे Br को इस पर डालते हैं हम, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, एक एक Br दोनों पर, तो CH2Br, और इधर भी CH2B, ठीक ये हो गया। अब इस वाले में जैसे इसमें दो Br है, एक कार्बन पर एक पर जुड़ता बिल्कुल नहीं, अब हम अगर कर दें कि दोनों पे एक एक Br वाला हो गया, इस वाले का हम ले लेते हैं, इसमें दो Br हो और इस पर एक Br डाल दें, ये क्या बन जाएगा? CH2 पे Br और CH पे दो Br, ये हो गया। और तीसरा क्या बनेगा? अब दोनों ही कार्बन पर, जैसे अब ये वाले में ले लेते हैं, इसमें तीन Br है, इसमें एक ही Br है, अगर इसकी एक Br को उठाकर किस पर डाल दें तो दोनों कार्बन पर दो दो Br, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? CH पे Br, यहाँ पर Br, और इधर CH पे Br, और यहाँ पर भी Br। अच्छा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है बनने का? अब मैक्सिमम मेरे व्यू से बन चुका है, कितने प्रोडक्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9, टोटल 9 ब्रोम प्रोडक्ट बनेंगे इसके। 9 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट नेम ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर नेम रिएक्शन आ गया, वेरी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, ये भी मैच करने वाला ही है। ये देखिए, CH3 COOH प्लस, हाँ ये है रेड फास्फोरस एंड Br2, दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें डाला गया NaOI, और तीसरा रिएक्शन है बेंजीन में CO प्लस HCl एंड हाइड्रस AlCl3 में लॉन्ग रिएक्शन करते हैं। अच्छा, अब इधर दे रखा है क्या क्या रिएक्शन का नाम? पहला दे रखा है गैटरमैन कोच रिएक्शन,
दूसरा दे रखा है हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की। मुझे नहीं लगता इसमें से किसी को नहीं याद होगा इसमें कोई रिएक्शन। तीसरा दे रखा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जरा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का है, अल्फा कार्बन पर होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, H3Z हो गया, यानी कि इसका हो गया ये। और एसीटोन को NaOH से रिएक्शन करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। I2 और NaOH को हम लोग मिक्स करके NaOH बनाते हैं, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। और ये बच गया हमारा गैट्रन रिएक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2Br, ये क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया, ध्यान से सुनिए। CH3CH2Br NaI ड्राई एसीटोन में CH3CH2I + NaBr बना रहा है। तो इस जगह पर क्या है कि फिंगरस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है। अच्छा, अब इसमें स्टेटमेंट दे रखा है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एसिटिक एसिड सॉल्वेंट कैन टेक इन अबव रिएक्शन, कहता है कि एसीटोन की जगह पर एसिटिक एसिड सॉल्वेंट लिया जा सकता है इस जगह पर। तो क्या एसिटिक एसिड हम सॉल्वेंट ले सकते हैं इस जगह पर? एसिटिक एसिड हम इस जगह पर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि NaI एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा, इसलिए हम वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट है NaI इज सोल्यूबल इन एसीटोन बट NaBr इज प्रेसिपिटेट इन एसीटोन। सिंपल बात, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि ड्राई एसीटोन क्यों डाला जाता है फिंकल-स्टीनो-स्वार्ट्ज रिएक्शन में। तो ड्राई एसीटोन डाला जाता है जो उसमें सोडियम हैलाइड बनता है उसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। तो सिंपल बात यहां पर सेकंड आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये कि ये कंपाउंड रिएक्शन है, ये भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन हो गया। ये भी देखिए बड़ा सिंपल रिएक्शन है ये भी। बेंजीन पे NHCOCH3 को कह रहे हैं कि रिएक्शन अगर करा दे रहे हम LiAlH4 में। सिंपल रिएक्शन आप लोगों ने याद किया हुआ है कि अमाइड में अगर हम LiAlH4 डाल देते हैं तो अमाइड का रिडक्शन होता है और CO ग्रुप क्या कन्वर्ट हो जाता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है CO ग्रुप। इस जगह पर भी क्या होगा कि ये CO ग्रुप क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। NH ये बन गया CH2 CH3, ये देता है H- LiAlH4 क्या होगा, H- देगा और वाटर का H+ आ जाएगा। तो ये H- इस पर अटैक करके H+ यहां अटैक करेगा और फिर बाद में फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी आकर के फिर OH पर एक और H+ मिल करके H2 बन करके निकल जाएगा और दूसरा H- को जोड़ करके उसको क्या बना देगा, CH2 बना देगा। दो बार में रिएक्शन प्रोसीड होगा, वो दो बार LiAlH4 का जरूरत होगा। इस तरह से हमारा रिएक्शन हो जाएगा वो। और इसी में कह रहा है क्या कि अगर हम डाल देते हैं क्या Br2 और एसिटिक एसिड, Br2 एसिटिक एसिड, तो इसके ऊपर में N के ऊपर में इलेक्ट्रॉन पर लोन पेयर है और ये हो गया एसीटेन नाइलाइड ग्रुप। एसीटेन नाइलाइड ग्रुप भी बेंजीन में पैरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और पैरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इसका मतलब इसका जो Br होगा वो इसके पैरा पोजीशन पे जाकर जुड़ जाएगा। ग्रीन में NH CO CH3 और इसके पैरा पर Br। इसमें कह रहा है कि ये बन गया हमारा P और ये बन गया हमारा Q, P8Q तो पता लग गया। तो इसमें ऑप्शन थर्ड होना है।